हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर 4 ऑफ बीहाइव। ये चैप्टर हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो लाइफ है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी थी, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने जाएंगे। ठीक है। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Albert Einstein का बॉर्न हुआ था 14 मार्च 1879 में। जर्मन सिटी है जिसका नाम ULM उल्म था वहाँ पर। और वहाँ पर उस वक्त तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी इतने बड़े साइंटिस्ट होंगे। ठीक है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. जब आइंस्टाइन 2.5 साल के हो गए थे तब तक उन्हें अभी बात करने की शुरुआत भी नहीं करी थी। और वो उन्हें क्या यानी खेलने में क्या पसंद है वो भी उन्हें पता नहीं था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि सब उसके फ्रेंड्स उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" मतलब आइंस्टाइन को बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज़ यानी जो ऐसे टॉयज़ के जो मैकेनिकल पार्ट से बनते हैं उन्हें वो खेलना काफ़ी पसंद आता था। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. क्या हुआ कि जो स्कूल में जो हेडमास्टर मतलब जो प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल ने उसके फादर को बोला कि ये जो भी प्रोफेशन चूज़ करेगा अपना, जो जॉब के लिए कोई भी फील्ड में जाएगा उसमें वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो कहीं कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होगा ऐसा। और जब आइंस्टाइन 6 साल के हुए थे तो उसके मदर ने उसे वायलिन सीखने को बोला था। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब क्या हुआ कि बाद में जब शुरुआत 6 साल से जब उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था तो बड़े होके वो काफ़ी अच्छे वायलिनिस्ट बन गए थे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. मतलब आइंस्टाइन कोई ख़राब स्टूडेंट नहीं थे। जब वो आइंस्टाइन की जब फैमिली म्यूनिच मतलब म्यूनिच एक जर्मनी का शहर है, बड़ा सा शहर है, वहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए थे तो वो हर एक सब्जेक्ट में उनके स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। यानी जो वहाँ पर जो डिसिप्लिन के मेजर्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, तो जिसकी वजह से आइंस्टाइन के अपने टीचर्स के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। यानी जब आइंस्टाइन 15 साल के हुए थे तो उन्होंने वो स्कूल में उन्हें बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा था, जिसके वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। स्टाइफल्ड का मीनिंग यहाँ पर दिया है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। मतलब एक्चुअली वहाँ पर उन्हें सफोकेशन तो नहीं होता था, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को खेलने कूदने का काफ़ी परमिशन कम है। ठीक है। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. ठीक है। फिर क्या हुआ था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स है ना, मिलान है एक स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है, वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ पर उन्हें एक जो म्यूनिच से थोड़ा ज़्यादा लिबरल यानी म्यूनिच जितना स्ट्रिक्ट सिटी नहीं था वो, और वहाँ पर उन्हें अपना एजुकेशन आगे बढ़ने का चॉइस मिल गया था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। मतलब आइंस्टाइन है ना जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि जो भी ग्रेजुएशन करना है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है, वहाँ पर वो उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन वहाँ पर करेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। He also felt a special interest in fellow student Mileva Maric, whom he had found to be a clever creature. This young serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. स्विट्ज़रलैंड में जो जूरिच नाम की सिटीज़ है वहाँ पर मिलेवा मैरिज नाम की एक सर्बिया से एक
लेडी आई थी जिसको आइंस्टाइन में काफ़ी यानी आइंस्टाइन को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एला अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. आइंस्टाइन को ऐसा लगने लगा कि इसकी और मेरी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है और ये मेरे लिए एक एला है, मतलब एक फ्रेंड बन सकती है फिलिस्टीन्स के सामने. फिलिस्टीन्स मतलब क्या कि जो लोग आर्ट लिटरेचर और कल्चर का हमेशा अपोज करते रहते हैं वैसे लोग. और वैसे लोग आइंस्टाइन के फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा थे और यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आइंस्टाइन कॉन्स्टेंटली उनके खिलाफ हो जाता था. द कपल फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगे और वो दोनों काफ़ी लव में पड़ गए थे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bonn. क्या हुआ था कि जब आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो गए तो वो ग्रेजुएशन उनका ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे. वो थोड़े टाइम के लिए एज अ टीचर के असिस्टेंट वहाँ पर जॉब कर रहे थे, कई बार प्राइवेट कोई लेक्चर्स भी देते थे. लेकिन फिर क्या हुआ कि 1902 में वो एक पेटेंट ऑफिस, बर्न नाम का शहर है, वहाँ पर एक पेटेंट ऑफिस है. पेटेंट ऑफिस मतलब जो साइंटिस्ट अपना कोई इन्वेंशन है, वो इन्वेंशन अगर वो पेपर पे जो डायग्राम्स और रिटर्न उसके साथ बनाता है उसको पेटेंट कहता है. वो पेटेंट को पेटेंट ऑफिस स्टडी करती है. तो वो पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे उसे एक जॉब लग गई थी. वाइल ही वाज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. मतलब क्या हुआ था कि आइंस्टाइन वहाँ पर जो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे तो उनका जो टेबल था वहाँ पर वो सीक्रेटली अपना खुद का एक इन्वेंशन बना रहे थे. और उस इन्वेंशन में वो अपने जो डेस्क था तो उसको चिड़ा, मतलब वो अपने डेस्क को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाते थे. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. मतलब ये मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ कि स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है. आइंस्टाइन ने एक ऐसा एग्जांपल दिया था कि मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊँ. अगर आपको सपोज कोई चीज़ पसंद है और आप उसे कर रहे हो तो आपका टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि फटाफट जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो कि जो आपको बोरिंग लग रही है तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा टाइम फास्ट नहीं जा रहा है. इसको ही थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं. यानी तुम रिलेशंस में तुम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो उसके रिलेशंस में ही टाइम आगे बढ़ेगा. और उसके उस पे से आइंस्टाइन ने मास एनर्जी और थियोरी ऑफ मास एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट से एक फार्मूला बनाया था इक्वल टू mc². ठीक है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसकी एजुकेशन की लाइफ थी, क्योंकि आइंस्टाइन को उसकी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद मिलेवा से डायरेक्ट मैरिज करना था, लेकिन उसके मम्मी से अपोजिशन उसे फेस करना पड़ रहा था. ठीक है. द pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage was faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. क्या हुआ कि आइंस्टाइन की मिलेवा की मैरिज इतनी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली 2 सन्स भी थे उस मैरिज से, लेकिन जो मिलेवा थी वो एक काफ़ी हाउसवाइफ जैसी हो गई थी और उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, यानी जो साइंस को वो परस्यू करना चाहती थी, वो कम हो गया था. और उसके वजह से आइंस्टाइन और उसकी वाइफ मिलेवा में काफ़ी फाइटिंग होती थी और एंड में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation
interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. आइंस्टाइन ने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा पैटेंट दिया था 1915 में. उसमें क्या उसने बताया था कि जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी का एक टोटली अलग रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उसका जो कैलकुलेशन दिया था वो अगला जो सोलर एक्लिप्स हुआ उसमें वो थियोरी काफ़ी एक्यूरेट प्रूव हुई थी. आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would deflected to the sun's gravitational field. मतलब आइंस्टाइन ने एक ऐसा कैलकुलेशन किया था कि जो कोई भी फिक्स स्टार हो, स्टार जो मूव ना हो रहा हो, फिक्स हो, हमारा सन भी एक फिक्स स्टार है, तो स्टार की जो लाइट एमिट हो रही है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ से पास होगी, तो वो कितना डिफ्लेक्शन होगा उसका. ये डिफ्लेक्शन के वजह से ही मैं तुम्हें एक सिंपल एक एग्जांपल साइंस का देता हूँ. अगर तुम कोई रात को कोई स्टार्स देखो तो स्टार्स तुम्हें ब्लिंक हो रहे हैं ऐसा तुम्हें फील होगा. एक्चुअली वो ब्लिंक नहीं हो रहे होते, स्टार्स काफ़ी दूर से आते हैं, तो उनकी जो लाइट आ रही होती है तो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू आती है, तो वो उनका पाथ चेंज होता है जिसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं. तो डिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ब्लिंक हो रहे हैं. ठीक है. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. जो न्यूज़पेपर्स है उन्होंने उसे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ ऐसा नाम दिया था. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. 1921 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला था जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. क्या हुआ था कि जब हिटलर पावर में आया था 1933 में, तो हिटलर के जो सपोर्टर्स थे उन्हें वो नाजी कहते थे. तो जो नाजी पावर में आए थे 1933 में, तो उन्होंने क्या किया था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज करी थी, जिसके वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था जर्मनी और बाकी सब कंट्रीज़ के बीच, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट में ऐसा टेंशन हो गई थी कि वो लोग अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे. तो वहाँ से कई जो फिजिसिस्ट थे जर्मनी से वहाँ से भाग के आए थे, और उन्हें ऐसा लगा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू वो लोग एक एटॉमिक बॉम्ब भी यूज़ कर सकते थे. एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 August 1939 which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed an atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. क्या हुआ था कि 1939 में उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. तो उन्हें आइंस्टाइन ने उन्हें कहा कि यानी वार्निंग में एक लेटर भेजा था कि एक सिंगल ऐसा एक बॉम्ब है, अगर वो एक पोर्ट मतलब क्या, जहाँ पे शिप्स रुकती है, जहाँ पे शिप्स पार्क होती है, उसको हम पोर्ट कहते हैं. तो पोर्ट पे अगर ऐसा एक बॉम्ब डाल दिया जाए तो वो पोर्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा और आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में भी नुकसान होगा. वो बॉम्ब की इतनी कैपेसिटी है. तो वो जो लेटर उसको लिखा था, तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने सीक्रेटली अपना एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया. और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटीज़ है जापान एक्चुअली जर्मनी के साथ थी उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए अमेरिका और जापान के बीच जो वॉर हुआ था उसमें उन्होंने दो बॉम्ब्स फेंके थे. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. मतलब क्या हुआ था कि आइंस्टाइन को काफ़ी बुरा लगा था कि मेरे आइडियाज़ यूज़ करके अमेरिका ने सीक्रेटली बॉम्ब बना दिया, और उस बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटी पे फेंक के काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी लोग भी वहाँ पर मर गए थे. तो आइंस्टाइन ने यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है उसको एक लेटर लिखा था कि जो भी एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स है उन सबको डिसमेंटल मतलब उन सबको ख़त्म कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है. पीस और डेमोक्रेसी काफ़ी होनी चाहिए. इसमें आइंस्टाइन काफ़ी इन्वॉल्व हुए थे पॉलिटिक्स में. ठीक है. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज अ मच एज अ साइंटिफिक जीनियस. यानी आइंस्टाइन को जब आइंस्टाइन की डेथ हुई थी तो उसको लोग
विजनरी मानने लगे। विजनरी यानी उसे फ्यूचर की, जिसे फ्यूचर का काफ़ी नॉलेज हो, यानी फ्यूचर में क्या सब चेंजेस हो सकते हैं और हम क्या चेंज कर सकते हैं वो। और एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उसे लोग साइंटिफिक जीनियस भी मानते थे लेकिन वर्ल्ड सिटीजन भी मानते थे। वर्ल्ड सिटीजन का मतलब ऐसा होता है कि सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ, तो मैं जो इंडिया को, जो नेशंस हेट करते हैं उसे मैं हेट करूँगा। लेकिन वर्ल्ड सिटीज़न का मतलब ऐसा कि वो पूरे दुनिया में किसी को हेट नहीं करता, वो पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्री मानता है, वो पूरे वर्ल्ड को अपना फैमिली टाइप से मानता है। ठीक है। आपका होमवर्क यही रहेगा कि ये चैप्टर को पढ़ो और उसके जो मीनिंग्स है, मीनिंग्स को समझो, और मीनिंग्स हो सके तो आप एक टाइप आपके नोटबुक में लिख लेना। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।